आवाज उठा रहे हैं कि आखिर में आप अपने पैसे से उन्हें बुला क्यों रहे हो वापस। एक्चुअली देखो, ये जो बंदे अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ठीक है, उन्हें हम अपने पैसे से नहीं बुला रहे हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा वहां नहीं लगा रही है, या फिर अगर हम बोले तो फिर वो हमारा पैसा या आपके टैक्स का पैसा वहां जाके नहीं लग रहा है। एक्चुअली उनको वहां से बुलाने के लिए एक अलग से फंड बनाया गया है, समझिए, ठीक है। एक फंड होती है ICWF, ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडियन कम्युनिटी ऑफ वेलफेयर फंड, ठीक है। मतलब ये जो अपने पास ICWF है, ठीक है, जब हमारी मोदी गवर्नमेंट आई थी जो 2019 में, आपको पता है ना, ये गवर्नमेंट फ्री में आपको कुछ भी नहीं देती, नथिंग इज। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि सरकार अपने पैसे पे लेके आ रही है, आपका वहम है और भड़ा में, और कुछ नहीं। मतलब क्या है कि आपके पास अज्ञानता है, नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टॉपिक। आप यही बोलिएगा कि गवर्नमेंट जो है आपके पैसे को लगा रही है, आपके पैसे को लगा रही है, आप ही का पैसा जो बर्बाद कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। जिन आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट फ्री में आपको कुछ दे देगी, हवा तक फ्री में ना दे, सिलेंडर भी, ऑक्सीजन तक बेच रही है, आपको फ्री में ये मतलब पैसा देगी और आपको दूसरे कंट्री से लेके आएगी, ये वहम है, ठीक है। 2019 में क्या हुआ कि 2019 में इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड बनाया गया था 2019 में, ठीक है। इस समय बोला गया कि जितने भी हमारे कंट्री के बंदे होंगे, ठीक है, जो अपना पासपोर्ट यहाँ से इशू करवाएंगे। एक्चुअली क्या होता है पासपोर्ट और वीजा, पता है? वीजा मतलब जब आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो कंट्री आपको परमिशन देता है, ठीक है, कि हाँ आप मेरे कंट्री में आ सकते हो, ठीक है, वो होता है वीजा, ठीक है। और जनरली अब आप यहाँ से जाना चाहते हो तो हमारी गवर्नमेंट आपको क्या देगी, पासपोर्ट देगी। तो एक्चुअली जब आप यहाँ से पासपोर्ट बनाते हैं और जब गवर्नमेंट आपको पासपोर्ट देती है, उसी समय क्या होता है कि भारत सरकार जो है 2019 से, ठीक है, आपके पासपोर्ट के जब पासपोर्ट आपको इशू करती है, उसी समय कुछ आपका अमाउंट जो है वो क्या करती है, एक फंड में डिपॉजिट करवा देती है, वो है ICWF फंड। इस फंड में क्या करती है, जमा करवा लेती है। एक्चुअली वो शायद $2 का ही है, ठीक है, सिर्फ $2 ही लगता है कि जनरली जब आपका पासपोर्ट इशू होगा तो $2 आपको क्या करना है, ICWF में जमा करने हैं। एक्चुअली लोग पूछते हैं कि हम आपको अगर ICWF में पेमेंट जमा कर रहे हैं, अपना पैसा जमा कर रहे हैं, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना। भी PM केयर फंड और वगैरह वगैरह, न जाने कितने फंड बना के ये कौन से फंड में लेके चले गए, नाम भी नहीं पता आपको, ठीक है। बेनिफिट समझिएगा कि बेनिफिट क्या मिलेगा, ऐसा उन्हें उस समय बताया जाता है कि ICWF में जब आप पैसा देंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज मिलेगी, समझिए। साथ में क्या है कि आप कहीं भी जो है इंडिया में कहीं भी मतलब वहां से फिर एयरबेस करके इंडिया तक आ सकते हैं। अगर किसी जगह आप गए, वहां पे कोई सिविल वॉर छिड़ गया, कोई दूसरी कंट्री ने उस कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, या फिर बहुत तरीके की प्रॉब्लम है ना, आपको कैसा भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो क्या है कि आप वहां पे वैसे समय में गवर्नमेंट जो है जाएगी और आपको वहां से निकाल के लाएगी, ठीक है। तो ये समझिएगा, ठीक है। तीसरा है इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज। अगर मान लीजिए आप वहां पे क्या हो गया कि इंजर्ड हो गया, तो उस समय गवर्नमेंट जो है ना वो फिर उस फंड से पैसा निकाल के आपको इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगी। साथ में अगर किसी पर्सन का डेथ हो जाता है किसी दूसरे कंट्री में, समझिएगा, ठीक है, तो उसके डेड बॉडी को लाएगी उसी खर्चे पे, जो अपने ICWF फंड है उसी पैसे से, ठीक है। साथ में अगर मान लीजिए कि आप इंडिया के नागरिक हैं, आप किसी कंट्री में गए हैं, ठीक है, और वहां पे ना आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके ऊपर अगर मान लीजिए कोई मुकदमा दायर हो जाता है, कोई केस फाइल हो जाता है, तो उस समय गवर्नमेंट जो है उसी फंड से आपको लीगल एड भी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। जो बोला जाता है ना कि कानूनी मदद, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाएगी। साथ में अगर जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा पहले ही बता दिया जाता है ICWF में पैसा रखने से पहले। जब आप ICWF में पैसा जमा करते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि कौन कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में सबसे बड़ा हेल्प जो बताया जाता है, पता है क्या है, वो बोला जाता है कि भारत की जो दूतावास है, भारत की जो इंडियन एम्बेसी होगी उस कंट्री में, वो एम्बेसी आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। हर एक समय इंडियन एम्बेसी आपको हेल्प करेगी। आपको पता है यूक्रेन में कितना हेल्प की है इंडियन एम्बेसी, आप देख सकते हैं, बहुत सारे तो है ही ना, ठीक है। बहुत सारे न्यूज चैनल है जो इन चीजों को, रियलिटी को दिखा भी रहे हैं कि वहां कितनी हेल्प मिली है इंडियन एम्बेसी के द्वारा, ठीक है। तो ये ICWF बनाया गया था। सिर्फ ये बोला गया ना, पता है आपको, जब से ये बनाया गया ना, समझिए इस गवर्नमेंट के बारे में, 2014 में गवर्नमेंट बनी है, समझिए। 2019 में ICWF बनाया है, ठीक है, सॉरी ICWF बनाया है 2019 में। और पता है 2019 से लेकर 2021 तक ये कितना पैसा जमा कर लिया, 474 करोड़।
474 करोड़ रुपीस इसने जमा कर लिया ICWF में। और आज तक आपको पता है 2021 तक उसने सिर्फ कितना पैसा खर्च किया है? सिर्फ इसमें से 44 करोड़ गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। अभी भी बताइए 430 करोड़ रुपए जो है ये पैसे किसके हैं? ये जो आप बताते हैं ना कि ये हमारे, मतलब एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में बता देते हैं, आप जो बोलते हैं कि हमारे बाप का पैसा है और तुम उनके ऊपर खर्च करो, वह है आपका, ठीक है। दिस इज नॉट अ मनी ऑफ योर फादर, ये उन्हीं का पैसा है, उन्हीं ने जमा किया ICWF में, और गवर्नमेंट उन्हीं के पैसे पे उन्हें बुला रही है, आपके पैसे पे तो नहीं बुला रही है, समझिए इस बात को, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि अब देखिएगा कि ये ICWF जो है इसका फायदा किसे देंगे? क्या जितने भी इंडिया के बंदे फॉरेन कंट्री में सबको दे देंगे? एक्चुअली जो इंडिया के बंदे हैं ना फॉरेन कंट्री में, अब 3 तरीके से उन्हें क्लासिफाई किया गया है। एक हो जाता है अपने पास NRI, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, दूसरा होता है PIO, ठीक है, और तीसरे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और तीसरे होते हैं अपने पास OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली PIO जो है ये 2015 में से खत्म कर दिया गया है, ठीक है, और इसे OCI में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अभी ये देखिए कि NRI होते कौन है, ठीक है। तो NRI याद रखिएगा, कोई भी इंडिया का पर्सन, इंडिया कोई भी पर्सन अगर 6 महीने से ज्यादा अगर इंडिया के बाहर रहता है तो उसे NRI बोला जाएगा। इंडिया कोई भी पर्सन 6 महीने से ज्यादा इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, उसे NRI बोला जाएगा। वो याद रखिएगा कि वो वर्क करने गया हो, बिजनेस करने गया हो, या फिर एजुकेशन गेन करने गया हो। ये बच्चे जो है, ये बच्चे कोई और नहीं है, ये NRI है, समझिए, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये लोग अगर 6 महीने से बाहर, आप इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पस से, वर्क हो, बिजनेस हो, या फिर मतलब क्या बोलते हैं एजुकेशन हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं आज गया और कल वापस चला आया तो मैं NRI हो गया, ये नहीं है। NRI का मतलब कम से कम आप 6 महीने तक कंट्री से बाहर रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये पता है NRI जो है ना हमारी कंट्री के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आज हमारी कंट्री में जितने भी रेमिटेंसेज आते हैं सब तो NRI भेज रहे हैं। मतलब जो बाहर से आपके पास डॉलर दिखाई दे रहा है, डॉलर भेज कौन रहा है आपको? NRI ही तो भेज रहा है, समझिए इस बात को। साथ में ये क्या है कि वोट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक इंडिया उतना डेवलप नहीं किया है कि उनके वोटिंग सिस्टम को अच्छे से वो, मतलब समझ रहे हैं आप, कि उनका वोट लिया जा सके। अभी एक्चुअली क्या है कि फिजिकल अपीयर होके ही आप वोट दे सकते हैं। तो जनरली उनको बताया गया कि आप वोट दे सकते हो, उनका वोट जो होगा एक तरीके का प्रॉक्सी वोट होगा, आप लेटर उटर के थ्रू दे सकते हो, डाक के थ्रू अपने वोट को यहाँ पे क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। उसके बाद याद रखिए कि उनका जो इनकम होगा, जो रेमिटेंसेज जो वहां से भेजेंगे, जो पैसा भेजेंगे, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी चार्ज नहीं लगाएगी, ठीक है। उसके बाद याद रखिए कि बैंक जो है उनको एक अलग अकाउंट ऑफर करेगी। एक्चुअली बैंक जो है उनको एक डिफरेंट अकाउंट ऑफर करती है। 3 तरीके का अकाउंट है मोस्टली जो बैंक ऑफर करती है उन्हें, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, पहला जैसे कि ANRO होता है, NRE होता है, FCNR अकाउंट होता है। ये सारे अकाउंट जो होते हैं वो जनरली NRI लोगों को दिया जाता है। NRO अकाउंट दिया जाता है, NRE दिया जाता है और FCNR दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये सब है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, अब ऐसा नहीं है कि NRI आप बन गया तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है, समझिए इस बात को। 2 लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या है कि आप इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हैं, बाकी इंडस्ट्रियल जो भी करना है करो, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हो। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि जनरली यहाँ देखिएगा कि आप जो है ना टैक्स फ्री जो इनकम आप गेन कर रहे हैं सिर्फ फॉरेन करेंसी के लिए, लेकिन अगर वही इंडिया में आकर आप इनकम जनरेट करने लगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि टैक्स फॉर द इनकम अर्न इन इंडिया, ये पॉइंट हमेशा याद रखिए NRI के लिए। अब आते हैं कि ये 2 और तरीके का था अपने पास सिटीजन्स, ये जो बोला जाता है रेसिडेंसी, एक अपने पास था PIO और दूसरा OCI, ठीक है। PIO जो था ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो 2015 में खत्म कर दिया गया, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में, समझिएगा, इसमें ना अगर कोई बंदा जो है ना, एकदम सिंपल सा है, कोई बंदा जो है 26 जनवरी 1950, गौर से सुनिएगा डेट, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947 जब हम आजाद हुए थे, 26 जनवरी 1950 जब हम रिपब्लिक हुए थे। तो जनरली याद रखिए कि 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950 के बाद कोई पर्सन या उसके फादर या दादा कोई भी अगर इंडिया में रह रहे हो, समझिए उस बात को, उस समय तक, ठीक है, उनके पास इंडिया का रेसिडेंस हो, ठीक है, या फिर उस बंदे का जन्म जो है इंडिया में हुआ हो, तो जनरली उस बंदे को PIO दिया जाता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिया जाता था, और बोला जाता था कि तुम्हें जब भी इंडिया में आने का मन करे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मतलब यू हैव नॉट ये
रिस्ट्रिक्शन टू टेक अ परमिट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, मतलब आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताया ना वीजा क्या होता है, गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देती है कि आप मेरे यहाँ आने वाले हैं या नहीं आने वाले। तो जनरली यहाँ पे वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी पीआईओ में। लेकिन सबसे गंदा चीज क्या था पता है आपको, एफआरआरओ आपको क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था एफआरआरओ। अच्छा एक्चुअली ये एफआरआरओ क्या होता है, ठीक है समझिएगा। एफआरआरओ जो है ये फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो जनरली क्या है ना कि जब आप पीआईओ के थ्रू आते थे ना, तो हर एक 6 महीने के बाद आपको रीजनल ऑफिस में जाके ये सबमिट करवाना पड़ता था कि आपका लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो इस गवर्नमेंट ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया कि पीआईओ को ओसीआई के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। बोला कि अब आपको ये एफआरआरओ देने की जरूरत नहीं है, आपको जितना दिन मन करेगा आप उतना दिन यहाँ रहिए। एक्चुअली क्या है कि जब आप फॉरेन कंट्री से यहाँ आइएगा तो डॉलर लेके आइएगा, समझिए इस बात को। गवर्नमेंट सब मतलब ये आपका वहम होता है कि गवर्नमेंट कुछ भी आपके लिए वो, समझिए इस बात को। और दूसरा होता है ओसीआई, पीआईओ के बाद आता है ओसीआई। ओसीआई जो होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाता है, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक है, किसी और जगह की नागरिकता लीजिएगा, इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। तो एक्चुअली अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया में आके अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, या फिर इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर बोले ना एक मदरलैंड जो होती है उससे लगाव बनाना चाहता है, तो कैसे करे, कोई ना कोई तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, तो दिया गया था ओसीआई। ओसीआई एक तरीके से अल्टरनेटिव है ड्यूअल सिटीजनशिप का, बिल्कुल सिटीजनशिप की तरह काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस 2 डिफरेंस है, वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेगी, समझिएगा इस बात को, अभी डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखिएगा ये क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे ये देखिएगा कि कोई वही सेम कंडीशन है कि 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 के बाद आपका जन्म इंडिया में हुआ होना चाहिए, आपके बाप दादा जो है यहाँ के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि ये ओसीआई हम सब कंट्री को दे सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज है जिसे नहीं दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान को ओसीआई नहीं दिया जाता है, पाकिस्तान के बंदे को। और उसके बाद क्या है कि ये बांग्लादेश है, यहाँ के बंदे को ओसीआई नहीं दिया जाता है। मतलब क्या है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं ओसीआई के, कि आप जितनी बार चाहते हैं उतना बार इंडिया घूम सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स विजिट टू इंडिया, जितना बार मरते रहे उतना बार आप क्या कीजिए इंडिया के घूमिए। उसके बाद अब आपको ना एफआरआरओ में रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। एफआरआरओ अभी हम आपको बताया क्या है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहां जाके आपको देने की जरूरत नहीं है कि 6 महीने बाद हमारा लोकेशन ये है और ये है। अब एक्चुअली आपको जितना साल रहना है, पूरी जिंदगी रहनी है, आप यहाँ पे बिता लीजिए, ठीक है। आप वर्क कीजिए, स्टडी कीजिए, जो करना है लाइक इंडियंस, जैसे इंडियंस करते हैं बिल्कुल वैसे कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आपके लिए दिक्कत क्या है कि आप यहाँ के वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, वोट नहीं दे सकते हो। सेकेंड पॉइंट कि आप यहाँ पे कोई लीगल हायर अथॉरिटी गेन नहीं कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह नहीं बन सकते हो, ठीक है। आईएएस, यूपीएस ये सब नहीं बन सकते हो, समझिए इस बात को, ठीक है। साथ में और क्या है कि आप यहाँ पे एक कोई मतलब कि कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट भी खड़ा नहीं हो सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये चीजें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बाकी हर एक चीज जो है वो क्या है कि इंडियन जैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको बताए थे कि जनरली ये जो अपने पास एनआरआई लोग होते हैं इनको 3 तरीके का दिया जाता है, क्या चीज, अकाउंट। अब देखिएगा वो अकाउंट क्या है जो बैंक इन्हें ऑफर करती है, ठीक है। एक एक्ट बड़ा फेमस हुआ था 1999 के फेज में, फेमा एक्ट, फेमा एक्ट, ठीक है। 1999 में इस एक्ट को लाया गया था। पहले क्या है कि गौर से सुनिएगा, 1990s में ना उस समय तक लोगों को दिक्कत क्या होती थी कि इंडिया के बहुत सारे बंदे जो फॉरेन कंट्री में जाते थे वो जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करने जाते थे। और अगर मान लीजिए मैं इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मैं तो डॉलर में ही मतलब कि वो करूंगा ना, एक्सचेंज करूंगा गुड्स को, है कि नहीं है। उससे पहले हमारे पास 2 ही अकाउंट होते थे, एनआरओ और एनआरई। एनआरओ अकाउंट क्या होता था, ये होता था नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट मतलब क्या है कि आप बाहर जा रहे हैं, आपको बैंक क्या कि एनआरओ अकाउंट खोल के दे दी, ठीक है। अब बाहर से जब आप पैसा भेजेंगे तो आपके एनआरओ अकाउंट में ही चलेगा, इसी में आएगा पैसा।
लेकिन अगर उसके अलावा इंडिया में भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, समझिए इस बात को, इसके अलावा इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आपका पैसा उसी अकाउंट में गया। तो अब एक्चुअली क्या है कि आपको दोनों पैसे के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन प्रॉपर्टी वाले से जो इनकम आया वो भी उसी अकाउंट में गया और आपका जो फॉरेन से जो इनकम आया इसी अकाउंट में आया। इसलिए ओवरऑल इनकम देख के वहां पे इनकम टैक्स जो है अपना इनकम लगा वहां पे टैक्स लेगी, ठीक है, आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तब इसका एक अल्टरनेट बनाया गया एनआरआई, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है कि अपने पास जो एनआरआई है इनको ज्यादा से ज्यादा मतलब बेनिफिट देना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास भेजे। वो पैसा नहीं भेजते, वो तो आपको डॉलर दे रहे हैं, समझिए। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है आपका बढ़ता जा रहा है, जब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बढ़ेगा आप कैसे डेवलप होइएगा। तो जनरली बैंक ने ऑफर किया अकाउंट एनआरई। एनआरई होता है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल अकाउंट ऑफर किया गया बैंक के द्वारा, ठीक है। इसमें बोला गया कि आप जनरली जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं उसके बाद जो पैसा भेजिएगा आपका पूरा का पूरा पैसा एनआरई अकाउंट में रखा जाएगा। उसमें सिर्फ एक्सटर्नल मतलब फॉरेन से जो आप पैसा भेज रहे हैं वही पैसा उसमें आएगा, ठीक है। और उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो आपका टैक्स फ्री पैसा होगा। जो भी आप बाहर से भेज रहे हैं, जितना पैसा भेज रहे हैं उतना ही पैसा आपके फैमिली को मिलेगा, 1 रुपए भी नहीं काटे जाएंगे। बाद में ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही थी। जो ट्रेडर हमारे यहाँ से गए थे, जो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब एक्चुअली क्या है कि मैंने डॉलर जमा किया, वो डॉलर फटाक से मेरे अकाउंट में किस में रुपीज में चेंज हो गया। फिर मुझे डॉलर निकालना है क्योंकि मैं वहां तो रुपीज नहीं चलाऊंगा, अब मुझे डॉलर चलाना है, तो मैं फिर उस रुपीज को कन्वर्ट करूंगा किसमें, डॉलर में, तब जाके वो क्या होगा कि मेरे पास आएगा। तो एक्चुअली ये प्रोसेस लंबा था, इससे बहुत सारे बिजनेसमैन को लॉस भी होता था, समझिए इस बात को। फाइनली फेमा एक्ट 1999 में लगाया गया, ठीक है, ये लाया गया। उस एक्ट के तहत एफसीएनआर बनाया गया था, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या है कि अब ये अकाउंट है कि अगर आपने फेमा को ये एफसीएनआर अकाउंट खुलवा रखा है, तो एफसीएनआर अकाउंट में क्या होगा कि जैसा आपने पैसा जमा किया है बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। डॉलर जमा किया है डॉलर मिलेगा, रियाल जमा किया है रियाल मिलेगा, युवान जमा किया है युवान मिलेगा। आप अगर मतलब समझिए आपने जो अमाउंट वहां पे डाला है वही अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपको समझ आ गया होगा ये